नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर एक ज़मीन है और उसकी रजिस्ट्री 2 बार कैसे हो जाती है, कैसे आपके साथ धोखा हो जाता है, आप इस धोखे से कैसे बचें और क्या क्या आपको जानकारी हो जब आप कोई भी ज़मीन खरीदने जा रहे हों या आप ज़मीन बेचने जा रहे हों। क्योंकि यहाँ पे ज़मीनी संबंधी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे विवाद आपने देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा। हाल ही फिलहाल में अभी बहुत सारे जगह ज़मीन को लेकर विवाद हुआ, उसमें मर्डर भी हो गया बहुत सारे लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे सारी ज़मीन की कीमत भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, लोग ज़मीनों को एकत्रित करना चाहते हैं। अगर आपने भी आस-पास पड़ोस से देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसके पास अगर 5 बीघे भी ज़मीन रही हो, तो आज की जनसंख्या में अगर उसके पास आप जाके देखेंगे तो उसके पास शायद 1 बीघा या किसी के पास 10 बिस्से 5 बिस्से ऐसी ज़मीन बची होगी। तो ज़मीनी संबंधित इतने सारे लोगों में क्रेज हो गया है कि एक अगर लाठा की बात करें, एक धूर भी ज़मीन किसी को कोई देना नहीं चाह रहा है। इसको लेके विवाद भी होते जा रहे हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा। तो आज इसी कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर एक ज़मीन है तो उसकी रजिस्ट्री 2 बार कैसे हो जाती है, लोगों को कैसे पता नहीं चलता और क्या क्या आपको जानकारी हो ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं या कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो दूसरा जो थर्ड पार्टी है या जो बेचने वाला है वो भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं किस प्रकार से आप इसको समझेंगे। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, आसानी से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों तक, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है। अब एक राम नाम का व्यक्ति है। अब एक की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक श्याम है, ठीक है। ये आपने कॉमन नाम है जिसको आपके गांव में भी सुना होगा, बशर्ते हमारा इनसे मतलब नहीं है। बस मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि राम के पास एक ज़मीन है और ये राम जो है इस ज़मीन को क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। यानी ये जो ज़मीन है इसे राम क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। यानी राम क्या है, यहाँ पे विक्रेता है। कौन है, विक्रेता। अब श्याम के पास पैसा है, वो ज़मीन को खरीदना चाहता है। इन्होंने किसी परेशानी में हो सकता है ज़मीन बेची हो, बशर्ते जो भी मैं बताऊंगा एक उदाहरण के माध्यम से, तो इसे पर्सनली आप मत लीजिएगा। अब ये हैं श्याम, इस ज़मीन को क्या करेंगे, ये खरीदेंगे, ठीक है। अब इस ज़मीन को खरीदेंगे, यानी ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके क्रेता। कौन हो जाएंगे, ये क्रेता। अब श्याम इस ज़मीन को खरीदना चाहता है, राम इस ज़मीन को बेचना चाहता है। तो सबसे पहले मेन कंडीशन क्या होती है, कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई बेच रहे हैं तो इसका होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्यों करवाया जाता है, इसकी अगर मैं बात करूँ, एग्रीमेंट आपको करवाने से फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपका पूरा डिटेल होता है। डिटेल का मतलब आपकी कितनी ज़मीन है, आपने कितना इनको पैसा दिया है, एडवांस में दिया है या आपने पूरा पे किया है। अगर आपने 10%, 5% जो भी पैसा दिया है वो आपका एग्रीमेंट लिखा रहेगा। एग्रीमेंट में इसके रूल्स लिखे रहेंगे, सारे नियम लिखे रहेंगे कि आप किस तरह से इसको खरीद रहे हैं, क्या क्या इसमें आपका प्रोसेस है, ठीक है। अब एग्रीमेंट में क्या है, अगर एग्रीमेंट में मैं बात करूँ तो इसको आप एक पेज पर लिख सकते हैं, या तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो स्टाम्प पेपर ले लीजिए, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज है। अब स्टाम्प पेपर पे चाहे वो आपका 100 रुपये का हो, 50 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, वो स्टाम्प पेपर ले लीजिए, आपके तहसील में मिल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से लेने के बाद आपको उसमें क्या करना है कि उसमें आपका पूरा डाटा लिखवाना है। जैसे आप क्रेता हैं तो आपके पास भी रहेगा वो, ये आपके पास भी रहेगा, यानी राम और श्याम दोनों के पास वो कॉपी रहेगी। अब उसमें आप राम हैं तो आप ये लिखेंगे कि मैं इस ज़मीन को बेच रहा हूँ, फलाने व्यक्ति के नाम बेच रहा हूँ, इतने रुपए उन्होंने एडवांस दिए हैं, या जो गवाह आप ले जा रहे हैं वो सारा कुछ उसमें आपका डिटेल में लिखा रहेगा, ठीक है। एग्रीमेंट में आपका जो जो शर्तें हैं वो आप वहाँ पे फिल करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि श्याम ने क्या किया, पैसे इनको दे दिए।
अब पैसे दिए तो इसमें देखिए यहाँ पे सरकारी जो कि टैक्स भी देना होता है, स्टाम्प ड्यूटी पेपर के माध्यम से सरकार लेती है, क्योंकि वहाँ के जो रूल्स होते हैं वो रेगुलेशन होते हैं, वहाँ की सर्किल रेट जो होती है ज़मीन की, जैसे कि आप वो ज़मीन ले रहे हैं आपका डेवलपमेंट एरिया में है तो उसकी कीमत कुछ ज़्यादा होगी। अगर आप ऐसे एरिया में ले रहे हैं जहाँ पे ज़मीन जो कि है आपके वहाँ पे ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे ज़मीन की कीमत भी कम होगी। उसी अनुसार एक ज़मीन का टैक्स भी निर्धारित किया जाता है। ये टैक्स जो निर्धारित करती है वो वहाँ की लोकल सरकार, यानी हम बात करें राज्य सरकार का ये मुद्दा होता है कि उस ज़मीन पर कितना टैक्स लेना है। बशर्ते अगर टैक्स की मैं बात करता हूँ, आपको बता दूँ तो ये 4%, लगभग 4% से 12% तक आपका टैक्स ज़मीन पर लगता है। ठीक है, इसको मोटा मोटी इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए दिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके लगे उस ज़मीन की कीमत, मैं उदाहरण माध्यम समझाना चाहूँगा कि 1 लाख अगर आपने ज़मीन कीमत तय की गई है तो वहाँ पे 4,000 जो होगा वो आपका क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, वो सरकार के खाते में जाता है। ठीक है, अब ये कितना होता है 4 से 12%, वो अमूमन आपके यहाँ सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, और दूसरी बात मैं बात करता हूँ कि महिलाओं के लिए यहाँ पे टैक्स की छूट भी दी जाती है। वो आपके सरकार जैसे कि महिलाओं को रजिस्ट्री में छूट देती है, यहाँ पे अगर 4% अगर है तो 2% ले रही है या कुछ भी नहीं ले रही है, वो आपका मैटर होता है कि वहाँ की सरकार क्या निर्धारित करती है टैक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे संपूर्ण प्रक्रिया ये है कि ये श्याम नाम का जो व्यक्ति है बहुत लेजी है, मतलब एक तरह से किसी काम को पेंडिंग में डाल देता है। जैसे अब इसने ज़मीन खरीदी, इसने एग्रीमेंट करवाया, उसके साथ साथ इसने पैसे भी दिए, उसके बाद इसने क्या किया, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई। क्या कराई, ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली। अब ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली, इसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होगा। ये आप जाएंगे सब रजिस्ट्रार के पास आपके तहसील में, वहाँ पे इसका पूरा प्रमाण तैयार किया जाएगा। वहाँ पे 2 गवाह भी लगेंगे, जो व्यक्ति आपका खरीद रहा है या जो बेच रहा है वो गवाहों को 2 साइन भी किए जाएंगे, उनका थंब इम्प्रेशन लगेगा, बकायदा सारा कुछ ये काम वहाँ पे होगा और ये रजिस्ट्री करा दी जाएगी। अब रजिस्ट्री कराने के बाद श्याम को लगा कि मैंने तो राम की ज़मीन खरीद ली, अब तो मुझे कुछ करना नहीं है, आराम करेगा और ये भूल जाएगा। अब यह क्या करेगा, ज़मीन को भूल जाएगा कि मैंने फलाने की ज़मीन भी खरीदी थी और ज़मीन पे अपना काम चालू कर दिया। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री हो जाने से ये कभी निश्चित नहीं होता कि आपने उस ज़मीन के मालिक हो गए। आप कभी भी रजिस्ट्री कराने के बाद आप मालिक नहीं हो पाएंगे। उसके आगे एक प्रक्रिया और होती है, वो होती है आपकी कौन सी, दाखिल खारिज। क्या होती है, दाखिल खारिज। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, मतलब क्या है इसमें कि इस व्यक्ति का नाम इसमें क्या किया जाएगा, ज़मीन के जो कागजात हैं उसमें इस व्यक्ति श्याम का नाम दाखिल किया जाएगा। जितनी ज़मीन है उसको खारिज करके, यानी इनका नाम काट करके, राम का नाम काट करके यहाँ पे श्याम का नाम चढ़ जाएगा डॉक्यूमेंट्स में। अगर ये प्रक्रिया आप कर देते हैं, यानी रजिस्ट्री के बाद दूसरा प्रक्रिया ये जो आपका दाखिल खारिज का है, अगर इसको आप पूरा कर देते हैं तो आप उस ज़मीन के मालिक हो गए। ठीक है, अगर आपने इस ज़मीन को केवल रजिस्ट्री कराई है तो आप मालिक नहीं हैं। भूलकर भी ये गलती मत करिएगा। अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो उस ज़मीन को जस्ट उसके बाद आप जाके दाखिल खारिज करवाइएगा। दाखिल खारिज 1 महीने में भी हो जाती है कंप्लीट। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको जाना है अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ पे आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देना है। अपने लेखपाल से बात करना है, अपने पटवारी से बात करना है, वो ज़मीन आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। तब इनका नाम काट करके, यानी आपका नाम, यदि आपका राम का नाम काट कर श्याम का नाम उसमें अंकित हो जाएगा। जो आप खतौनी निकालेंगे उसमें आपका नाम रहेगा। इसको चेक करने के लिए भी, जैसे कि आपने रजिस्ट्री कराई है तो आप भूल गए हैं, तो आप कभी कभी अपनी ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए, उसमें आप देखिएगा कि क्या उसमें आपका नाम चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। ठीक है, अब ये भाई ढीलू साहब जो श्याम थे, अब ये क्या किए, भूल गए, इन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराई। दाखिल खारिज नहीं कराई, ये बोले से कि मेरी ज़मीन जो थी अब मैंने खरीद ही लिया है, सारा कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास पूरा रजिस्ट्री रखी हुई है, तो कौन ले सकता है। ये बेचारे भूल गए और दाखिल खारिज इन्होंने नहीं करवाया। अब यहाँ पे राम नाम का जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा क्या है, सयाना है, मतलब चालाक है, चतुर है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये
अब ये व्यक्ति क्या करता है, जब पता चला, मान लो कि 8-10 साल हो गए, इनको पता नहीं कि इन्होंने दाखिल कराई कि नहीं कराई, तो अब ये क्या किया, पता किया कि अभी जो ज़मीन है वो मेरे नाम से रसीद कट रही है, यानी जो पनियौना होता है, पानी देना है, लगान देना है, जो भी होता है वो अभी इसी के नाम से आ रही है, पूरा बकाया सारी जो टैक्स वगैरह है ये सब राम के नाम आ रही है। तो राम ने सोचा कि यार श्याम तो सो गया है, ऐसा करता हूँ इस ज़मीन को मैं और किसी को बेच देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, बंदा ढूंढता है, और बंदे ढूंढने के बाद इसने ज़मीन को तीसरे व्यक्ति के पास भेज देता है, यानी तीसरा व्यक्ति जो है वो इस ज़मीन को क्या करता है, खरीद लेता है, पूरा बाकायदा प्रोसेस करवाता है जो इन्होंने करवाया था, ठीक है। ज़मीन का प्रोसेस पूरा बाकायदा इन्होंने करवाया, जो श्याम ने करवाया था, एग्रीमेंट करवाता है, रजिस्ट्री करवाता है, और रजिस्ट्री करवाने के बाद यानी तीसरा नाम का व्यक्ति जो है ये रजिस्ट्री करवाने के बाद जस्ट ही इसको क्या करा लेता है, दाखिल खारिज करा लेता है। अब ये क्या किया, दाखिल खारिज करा लिया, यानी इनका नाम कटवा के अपना नाम वहाँ पे कागज में चढ़वा लेता है। अब चढ़ाने के बाद ये जो ज़मीन खरीदी अब इसमें ले जाता है, अब इसको किसानी करनी है या घर बनाना है, मकान बनाना है, जो भी काम करना है वो उसमें चालू करता है। जैसे ये काम शुरू करता है, श्याम भाई सो रहे थे, इनको पता चला कि भैया जो तीसरा बाबू है वो जा रहा है, वो जो ज़मीन है, गांव वाले बताए कि भैया आपकी खेती जो आपने जो ज़मीन खरीदी थी उसमें एक व्यक्ति आया है, उसने अपना काम चालू कर दिया है घर बनवाने का, ईंटा बालू पत्थर गिरा दिया है, अब वो घर बनाएगा। तो अब इनके कान खड़े हो गए, अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो ज़मीन खरीदी, मैंने पैसा दिया, ये तो मेरी ज़मीन है, ये कैसे ले सकते हैं। अब ये बौखलाए भागे वहाँ से, लुंगी रुमाल छोड़े भागे बेबंद, भैया कि अब चले नहीं तो ज़मीन भाग जाएगी। तो अब क्या हुआ, ये पहुँचे, देखे तो वहाँ पे काम चालू है, घर बन रहा है। अब क्या करें, ये श्याम बेचारू परेशान हो गए। अब ये गए इनके पास, राम के पास, भैया ये ज़मीन तो मैंने खरीदी थी, आपने इनको कैसे दे दी और ये काम चालू कर दिया, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है। ये इनके पास डायरेक्ट नहीं गए, डायरेक्ट क्यों जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ इनसे मतलब नहीं था, ये इनके पास गए। इन्होंने कहा कि आपके मैंने कब बेची थी, झूठ बोल दिए, मैं नहीं जानता कुछ, मैंने तो इनको बेचा है। अब ये बेचारे भागे, गए तहसील, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट जो इनके पास थे वो लेके गए तहसीलदार के पास, कानूनगो के पास, सब रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार से ऑफिस से भी रजिस्ट्री निकाली गई इनकी, देखा गया कि भाई सही है, रजिस्ट्री तो इन्होंने कराई है। फिर ये भी देखा गया कि भैया रजिस्ट्री वो उस नंबर की ज़मीन जो है, वो नंबर ज़मीन जो है, वो खसरा नंबर जो था उसका, उससे देखा गया तो ये भाई एक व्यक्ति और रजिस्ट्री करवा लिया है इसमें। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स, इनका ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस पर, दूसरा व्यक्ति इस पर रजिस्ट्री नहीं करवा सके। लेकिन आजकल जानते हैं सबसे बड़ा रुपया, तो रुपये से सब कुछ हो जा रहा है आजकल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ज़मीन थी ये खरीदने के बाद अब ये भाग रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है, समस्या हो गई, अब ये परेशान। लेकिन अब यहाँ पे इस वाले व्यक्ति को भी पता नहीं था कि ये ज़मीन बेची गई है, इसे नहीं पता था कि नहीं श्याम ने खरीदा है, राम ने इनको पहले बेचा था फिर हमको बेच दिया। अब यहाँ पे विवाद हो गया, अब ये ज़मीन किसको मिलेगी, राम को मिलेगी कि ये जो तीसरा व्यक्ति आया है उसको मिलेगी। तो सबसे पहले नियम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रजिस्ट्री जिसने कराई है उसके नाम ये ज़मीन जानी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री एक भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, इस पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि इस पर कोई भी फर्जी बता दे, सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्री हुई, इसका मतलब इसके पास इसके प्रूफ हैं, तो इनके पास जाना चाहिए। लेकिन एक गलती इन्होंने की है कि दाखिल खारिज नहीं कराई है, यानी जो व्यक्ति है इसका नाम कटवा के डायरेक्ट अपना नाम चढ़वा लिया है, तो इसकी भी तो बात बनती है कि इसने दाखिल खारिज करवा लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ हो जाए तो पहले तो सब कुछ पता कर लेनी है, ठीक है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। उसके बाद इनको क्या करना है, या अपने तहसीलदार या अपने, जैसे कि मैं बात करूं, या जो जिलाधिकारी होता है उसके पास सरकारी जो भी ज़मीन होती है उसका जो कि अथॉरिटी जो होती है, अगर आपका तहसीलदार आपके ब्लॉक में काम नहीं हो पाता है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अपने कलेक्टर से मिले, अपने डीएम से मिले, वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो आपका क्या होता है, जितने भी उसके हलके में जो भी ज़मीन होती है उसका वो मालिक होता है,
उस पर वो एक्शन ले सकता है, उस पर वो निर्णय दे सकता है, उसकी सारी बातें सुनी जाएंगी। ठीक है, तो आपको जो श्याम हैं जिन पहले रजिस्ट्री कराई है उनको पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए अगर उनके अंडर में आता है, क्योंकि दाखिल खारिज हो जाने के बाद ये मामला बढ़ जाता है। अगर रजिस्ट्री तक बात रहती है तो ठीक है, लेकिन अगर दाखिल खारिज थर्ड पार्टी करा लेती है तो यहाँ पे मामला बढ़ जाता है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये मामला कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सीधे अगर इसका जवाब नहीं मिलता है तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं उसमें। तो यहाँ पे ये बात देखी जाएगी कि ये जो राम नाम का व्यक्ति है इसने यहाँ पे घपला किया है, इसने 2 जगह ज़मीन बेच दी, तो यहाँ पे इनके साथ भी कार्रवाई हो सकती है। यानी अगर ये व्यक्ति अब इससे तो पैसा नहीं लेगा, पैसा तो इसने राम को दिया है, यानी जो तीसरा व्यक्ति राम को पैसा दिया है, ज़मीन खरीदी है, तो यहाँ पे ये इनके नाम केस भी कर सकता है, इनके ऊपर धोखाधड़ी का, इनके ऊपर 420 का केस कर सकता है, और करना भी चाहिए। अगर लोग जो ऐसे कर रहे हैं उनके ऊपर ऐसे केस करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर जो होता है कि आप जब रजिस्ट्री कराएं उसके बाद आपको दाखिल खारिज करवाना होता है। दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तो थर्ड पार्टी उस पर दावा कर सकती है। ये ज़मीन चाहे आपने किसी तरह से पट्टे पे ली हो या किसी भी प्रकार से आपने अर्जित की हो, तो आपको दाखिल खारिज करवाना है, चाहे खुद की ज़मीन है। ठीक है, जैसे कि किसी के डेथ हो जाती है तो नाम ट्रांसफ़र कराना होता है, तो वहाँ पे दाखिल खारिज कराना होता है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कराने होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।